हाँ भाई बच्चों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द मेमोरी एड्रेस। आज हम सीएसए के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, जितने भी हमारे बुक्स के क्वेश्चन बचे हैं आज आपके साथ सब कर लेंगे। तो देखो क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द मेमोरी एड्रेस ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्यूटेशनल डिक्टेड बाय ए गिवन एड्रेसिंग मोड। जैसे कोई एड्रेसिंग मोड दिया हुआ है, तो एड्रेसिंग मोड में जैसे मान लिया मैंने आपको कहा कि एक एड्रेसिंग मोड है जिसमें लिखा हुआ है एड R1, ठीक है, या एक एड्रेसिंग मोड है जिसमें लिखा हुआ है एड 2050, ठीक है। एक एड्रेसिंग मोड है जिसमें लिखा हुआ है ऐड MR1, ठीक है, या यहाँ पे भी हमने एक M लगा दिया, इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। एक एड्रेसिंग मोड जो है जिसमें लिखा हुआ है ऐड 5R1, इस तरह से है। तो बेसिकली ये जो एड्रेसिंग मोड है, इनमें जो है क्या है, ये बता रहा है रजिस्टर के अंदर डेटा है, R1 रजिस्टर के अंदर। ये कह रहा है इस मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा है आपके पास। ये कह रहा है कि R1 के अंदर एक मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा है आपका, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि ये हमारे पास इंडेक्स है कि R1 में जो डेटा है उससे 5 ब्लॉक आगे जाओ। R1 के अंदर एक मेमोरी लोकेशन है, उससे 5 ब्लॉक आगे जाएंगे, वहाँ पे आपको डेटा मिलेगा। तो डेटा की लोकेशन बता रही है कि कहाँ पर हमारे पास एक्चुअल डेटा है जो हमें फैच करना है। तो बेसिकली ये लोकेशन एक एड्रेस बता रहे हैं कहाँ से हमें डेटा फैच करना है। ये वाला ये मेमोरी लोकेशन से निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम रजिस्टर से निकाल रहे हैं। तो हमें तो यहाँ पर जो है बेसिकली एड्रेस की बात करी गई है, मेमोरी एड्रेस की। तो वो मेमोरी एड्रेस जहाँ पर एक्चुअल डेटा होता है, उस मेमोरी एड्रेस को क्या बोलते हैं भाई। आपके पास ये मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन पे हमारे पास कुछ मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी है जैसे 200 500, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है 85। तो ये डेटा जिस मेमोरी लोकेशन पे लिखा हुआ है जो हमें फैच करनी है, इस मेमोरी लोकेशन को बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस। हम इफेक्टिव एड्रेस ही तो कैलकुलेट करते हैं एड्रेसिंग मोड में। इफेक्टिव एड्रेस से फिर हम एक्चुअल डेटा निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा 182 में विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए प्रीफर्ड मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र के जो मोड होते हैं, ठीक है, इनको हम डेटा ट्रांसफ़र इनपुट आउटपुट इंटरफेस भी बोलते हैं। डेटा हमें ट्रांसफ़र करना मैग्नेटिक डिस्क और मेमोरी के बीच में। जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर हमारे पास कौन सा डेटा ट्रांसफ़र मोड यूज होता है। आपको जो है डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना, तो कौन सा मोड आप यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो एड्रेसिंग मोड होता है, जब हम एक्सटर्नल मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम DMA का यूज़ करते हैं। DMA जो है हमारे पास डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस करने के लिए यूज़ करा जाता है, इसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं। ये सबसे फास्ट होता है। हार्डवायर वाला जो है हमारे पास ये प्रोग्राम इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, इसमें CPU को लगातार मॉनिटर करना पड़ता है डिवाइसेस को, तो ये स्लो होता है। फिर इनपुट आउटपुट इंटरप्ट ड्रिवन होते हैं हमारे पास, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट इंटरफेस होते हैं, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेनली यही होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक इंटरप्ट इंटरफेस होता है, उसके थ्रू हम करते हैं। तो यहाँ पे जो है DMA का हम यूज़ करेंगे। पुश ए जो है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करता है, और स्टैक के अंदर जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो यूज़ करी जाती हैं वो होती हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन स्टैक को फॉलो करती हैं। जो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें एक्यूमुलेटर का यूज़ होता है।
2 3 में हम जनरल पर्पज़ रजिस्टर, मेमोरी, लोकेशन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी उनमें भी जनरल पर्पज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका यूज़ करना भी स्टैक का 0 में ज़रूरी है, एक्यूमुलेटर का 1 में ज़रूरी हो जाता है। 184 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट नीड एनी डिकोडर सर्किटरी। आपको बताया था पहले भी कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की जब ये बात करी तो कंट्रोल यूनिट हमारे पास 2 तरह की होती है, एक हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और एक माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये 2 तरह की हमारे पास कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम्ड में फर्दर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है, और एक जो है हमारे पास वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करी गई, इंटरलीव्ड और डायगोनल होती नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे कहा कि हमें किसी नोट नीड एनी डिकोडर सर्किटरी, पहले से ही हमारे पास डिकोडेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट होते हैं तो वो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल में मिलते हैं। यहाँ पे हमें एनकोडेड डेटा मिलता है, उसको डिकोड करना पड़ता है वर्टिकल में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, हॉरिजॉन्टल। 185 है, इसमें कहा है एक कंप्यूटर हैज़ 32 MB मेमोरी। एक कंप्यूटर है जिसमें 32 MB की मेमोरी, तो कितनी बिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 32 MB में कितनी बिट लगेंगी वो आप देख लो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो बिट के बारे में बात करी है इसने, 32 को 2 की पावर 5 लिखते हैं, मेगा को 2 की पावर 20 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी कैपिटल है, मतलब बाइट की बात कर रहे हैं, हमें बिट में निकालना है, तो 2 की पावर 3 और कर दो, बिट में कन्वर्ट हो गया, 5 20 25 और 3 28 हो गया, तो 28 बिट्स की ज़रूरत होगी यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली जो है जब हम निकालेंगे कि हमें कितने बिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 28 बिट्स की। अभी आगे लिखा हाउ मैनी बिट्स आर नीडेड टू एक्सेस एनी सिंगल बाइट इन द मेमोरी, यहाँ पे आगे सिंगल बाइट भी लिख दिया भाई, तो बाइट में ही रहने दो, फिर हमें बाइट को एक्सेस करना, तो ये बदलने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, तो 2 की पावर 25 ही हो गया, फिर आपके पास आंसर 25 बिट की ज़रूरत हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती आगे तो 28 हो जाता है हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हम इसको करेंगे क्वेश्चन को। चलो भाई, एक है SSID का क्या मतलब होता है, तो नेटवर्क में आप पढ़ते ही होंगे SSID, ठीक है भाई। आप वाईफाई लगाते हैं, वाईफाई का जो भी आपके वाईफाई का नाम है वही SSID है, यानी सर्विस सेट आइडेंटिफायर होता है ये, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सर्विस सेट आइडेंटिफायर क्या है, ये वायरलेस नेटवर्क का नाम होता है, इज द नेम ऑफ वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क है उसका नाम है, इसको हम नेटवर्क आईडी भी बोल देते हैं कि आपके नेटवर्क की आईडी क्या है। तो देखो बेसिकली जैसे आप के सिस्टम में वायरलेस नेटवर्क हैं, या आप वायरलेस के सिंबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास नाम शो होते हैं ना, तो जो भी नाम आपके शो होंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे ये जितने भी हो रहे हैं यहाँ पे आसपास के इतने सारे नेटवर्क, ये सब की अलग अलग नेटवर्क आईडी हैं, सब बनी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव 8 डेटा लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ माइक्रो प्रोसेसर के नाम दिए हुए हैं किसमें 8 डेटा लाइन नहीं होती, तो 8086 है वो 16 डेटा लाइंस पे काम करता है, तो इसमें नहीं होती हैं बेसिकली, बाकी में हमारे पास 8 डेटा लाइंस का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी वाला। चलो ये तो याद करने वाली चीज़ थी, आगे आ जाते हैं हम 88 पे। 88 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी कहा कि एक कंप्यूटर हैज़ 128 MB मेमोरी है, 128 MB मेमोरी है कंप्यूटर की, एक वर्ड जो है 8 बाइट लेता है। तो हमें यहाँ पे बताना कि हमें एक सिंगल वर्ड को स्टोर करने के लिए कितनी बिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो भाई 128 MB है टोटल मेमोरी, ठीक है, टोटल मेमोरी 128 MB है, इस 128 में कितने वर्ड हम स्टोर कर सकते हैं हमें ये बताना है, बेसिकली सिंपल बात ये है, ठीक है। वर्ड को हमें एड्रेस करना, एड्रेस लाइन बतानी है उस वर्ड की, मतलब कितने वर्ड हम स्टोर कर सकते हैं। 128 टोटल है, एक वर्ड 8 बाइट ले रहा है,
तो 8/8 से इसको डिवाइड कर दो, इससे ये डिवाइड हो गया, 8 से ये करेंगे तो 16 आ गया, 16 128, तो 16m आंसर आ गया आपके पास। 16m का मतलब 16 मतलब 2 की पावर 4, m मतलब 2 की पावर 20, यानी 2 की पावर 24 आपके पास आ गया। तो 24 बिट की आपको जरूरत पड़ेगी, बी आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे कहा 189 में टू अचीव पैरेललिज्म, ठीक है, वन नीड मिनिमम कितने प्रोसेसर होने चाहिए। भाई पैरेलल किसी चीज़ को चलाना तो कम से कम 2 तो बंदे होने चाहिए, तभी तो पैरेलल ही चलेंगे। एक पे क्या होगा, मिनिमम की बात करिए, मैक्सिमम कितनी हो, कम से कम 2 तो हो, तभी तो वो पैरेलल लाइन बनेगी। एक सिंगल अकेला क्या कर लेगा, ठीक है। तो वही है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आपको अगर तरीका आता है तो अकेला चना भी भाड़ फोड़ देगा। कैसे फोड़ देगा भाई, चना रखा, चने को पत्थर पे रख दो एक, ठीक है, ऊपर से भाड़ मारो उस पर फेंक के, तो भाड़ ही टूट जाएगा, चना टूटे या ना टूटे, चाहे वो छिटक के अलग गिर जाए, लेकिन भाड़ टूट जाएगा। चने को मारोगे भाड़ पे तो ना टूटेगा, ठीक है, लेकिन आप भाड़ को ही पत्थर पे फेंक के मारो, पत्थर पे चना रख के, तो भाई मेहनत करो, आप अकेले भी कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो चलेंगे हम 190 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब यहाँ पे। तो कंसीडर ए डिस्क पैक विद 16 सरफेस, एक डिस्क है, ठीक है। तो जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, हार्ड डिस्क ड्राइव है हमारे पास, उसमें 16 सरफेसेस हैं, यानी इतनी प्लेट्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पे 16 सरफेस होगी आपके पास, एक सरफेस पे 128 ट्रैक है, ठीक है। हमें यहाँ पे देखना, एक सरफेस पर 28 ट्रैक है, तो टोटल ट्रैक निकल गए 256 सेक्टर है हर ट्रैक पे, तो 256 की और मल्टीप्लाई, टोटल सेक्टर आ गया। एक सेक्टर में 512 बाइट हम स्टोर कर सकते हैं, 512, तो मतलब डिस्क में हम इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बतानी इसमें कैपेसिटी ऑफ डिस्क पैक। तो कैपेसिटी 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 कर दो, सिंपल सी बात। कितना हो गया है, 11 9 20 28 हो गया, 2 की पावर 28 मतलब 2 की पावर 8 m लिख दो भाई, 2 की पावर 20 m होता है, तो 2 की पावर 8 इंटू m, यानी 256 MB हमारे पास बन गया। ये बाइट में दिया हुआ, तो B हमारे पास है ही पहले से इसमें लगा हुआ इतने B, ठीक है। तो 256 MB हमारे पास आ गया। तो 256 MB शुरू के 2 ऑप्शन में, ये तो गलत होगी आपके पास। अब नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर सेक्टर, तो यहाँ पे बताना कितने, हमें किस सेक्टर को स्पेसिफाई करना है, यानी सेक्टर की कितनी लाइन बनेंगी, कितने सेक्टर हैं, तभी तो हम पता कर पाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ सेक्टर बताने, तो नंबर ऑफ सेक्टर कहाँ से पता चलेंगे भाई, 16 सरफेस हैं, 128 ट्रैक हैं और 256 सेक्टर हैं। सेक्टर के मेमोरी की जरूरत नहीं है स्टोरेज की, तो इतने सेक्टर हो जाएंगे टोटल, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, यानी 2 की पावर 19, तो 19 बिट उसमें लग जाएंगी हमारे पास यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बाइट की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, बाइट तक हम पहुँचे ही नहीं, तो इतने बिट लगेंगे उसमें डायरेक्टली, तो ए वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 191 में। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रजिस्टर, रजिस्टर के रिगार्डिंग क्या ट्रू नहीं। रजिस्टर जो है सीपीयू के पार्ट होते हैं भाई, सीपीयू में 3 चीज़ें होती हैं, एक सीयू कंट्रोल यूनिट होती है, एक एएलयू होती है, और एक रजिस्टर होते हैं सीपीयू रजिस्टर। तो पहला ऑप्शन सही है हमारे पास, लेकिन हमें नॉट ट्रू बताने हैं। तो इसमें डेटा या इंस्ट्रक्शन हम स्टोर कर सकते हैं, रजिस्टर एक मेमोरी यूनिट होती है तो कर सकते हैं, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये कह रहा है रजिस्टर में हम इंटरमीडिएट डेटा रिजल्ट स्टोर नहीं कर सकते भाई, एएलयू में हम करते हैं, तो रजिस्टर में भी कर सकते हैं, जब आप रजिस्टर यूज़ करते हैं उनमें भी हम कर सकते हैं। वो भी एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो भी तो रजिस्टर का यूज़ करते हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर तो मेमोरी से ही होगा, तो उसमें भी रजिस्टर का यूज ही होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अब 192 है, आपने स्टैक के बारे में पढ़ा होगा, तो स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा है कि जब आप इम्प्लीमेंट करते हो एक स्टैक को, रजिस्टर स्टैक को, तो स्टैक पॉइंटर जो है वो किस तरह से चेंज हो। तो आपने अगर स्टैक में पुश पॉप के ऑपरेशन पढ़े होंगे, मान लिया ये स्टैक है आपके पास, ठीक है भाई, स्टैक के अंदर ये 0 1 2 3 इस तरह से हमारे पास इंडेक्सिंग दी हुई है।
मान लें यहाँ पे कोई एलिमेंट है 5, यहाँ पे हमें एक एलिमेंट लेना। अभी ये जो है हमारे पास टॉप की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं जब हमें पुश करना होता है तो पुश का ऑपरेशन ये होता है, पहले आप जो है टॉप की वैल्यू को टॉप प्लस 1 कर दो। अब टॉप की वैल्यू 1 होगी। अब जो टॉप की वैल्यू है स्टैक का टॉप है, स्टैक के टॉप पे आप आइटम डाल दो जो हमें डालना। यानी पहले आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा टॉप में और फिर आप आइटम डालेंगे। भाई यहीं तो डालना, यहाँ थोड़ी डालना। जब टॉप की वैल्यू 1 होगी तभी तो आइटम आएगा, 0 पे थोड़ी आ जाएगा। अब मान लें यहाँ पे आपने एलिमेंट डाल दिया है। अब पॉप करना अगर, तो पॉप में क्या करते हैं कि इस एलिमेंट को पहले डिलीट करेंगे, ठीक है। अभी जैसे टॉप यहाँ पे पहुँच गया तो इस एलिमेंट को डिलीट करेंगे, यानी हम टॉप को निकाल लेंगे। आइटम निकाल लिया हमने स्टैक के टॉप से, स्टैक के टॉप से आइटम निकाल लिया। अब निकाल लिया, जब ये आइटम यहाँ से निकाल रहे हैं हम, तो अब यहाँ थोड़ी टॉप अब यहाँ पे आएगा, तो टॉप को फिर माइनस कर देते हैं। तो जब पॉप करते हैं तो पॉप में जो डिक्रीमेंट होता है वो बाद में होता है, पुश में इंक्रीमेंट पहले होता है। तो इंक्रीमेंटेड फर्स्ट ड्यूरिंग द पुश ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात करी इसने। डिक्रीमेंटेड फर्स्ट होता है, पुश में डिक्रीमेंट होता ही नहीं। इंक्रीमेंट पॉप में नहीं होता, डिक्रीमेंट पॉप में होता है लेकिन बाद में होता है, पहले नहीं होता। गलत, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ख़त्म कहानी, मौज लो रोज लो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग, बढ़िया मज़े से, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, सब पेपर आने वाला है, सब अच्छे से पढ़ लो। सारी वीडियो आपको अपडेटेड ऐप में मिलती रहेंगी, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। ये हमारा CSA की सब वीडियो कंप्लीट होगी। अब जो है कल से आपको नेटवर्किंग की डेली वीडियो मिलेंगी, ठीक है। ऐप पे डेली अपडेट होती रहेंगी। एक हफ्ते में हम नेटवर्किंग की भी सारी वीडियो अपडेट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।